नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने कल आपको थोड़ा सा कह सुन दिया था, आज उसका कुछ प्रभाव देखने को मिला। मैंने आपसे दो क्वेश्चन पूछे थे। मैंने आपसे पूछा था, आग का मानव ने प्रयोग सबसे पहले कब शुरू किया? तो उसका आंसर था नवपाषाण काल। और दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था कि चूल्हे का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो उसका आंसर है बिलासुरा ग्राम, जो ऑप्शन नंबर डी पर था। बिलासुरा ग्राम आंध्र प्रदेश में था, जैसा कि अभय ने इसको और ज़्यादा बढ़ चढ़ के लिखा था। तो कोशिश करिए, आप भी ऐसा करने की कोशिश करिए। जिन लोगों ने आंसर दिए उनके नाम स्क्रीन पर हैं। ठीक है दोस्तों, हमने कल के लेक्चर में बात की वैदिक सभ्यता के इंट्रोडक्शन या वैदिक सभ्यता के परिचय के बारे में। आज हम वैदिक सभ्यता के बारे में जो बातें होती हैं, जो पूछी गई हैं, या फिर जिसको हमको क्या करना है, क्रमबद्ध रूप से पढ़ना है, हम उसके बारे में बात करेंगे। पहली बात तो हम हेडिंग डालेंगे अपना कि किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम? वैदिक सभ्यता के बारे में। इसके बारे में वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता हेडिंग डाल लिया आपने। इस वैदिक सभ्यता में सबसे पहले तो हम जानेंगे कि वैदिक सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। सबसे प्राचीनतम सभ्यता नहीं कह सकते, क्योंकि इससे पहले हम एक सभ्यता को पढ़ चुके हैं जिसका नाम क्या है? सैंधव सभ्यता। सैंधव सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। क्या थी? एक ग्रामीण सभ्यता थी। इसे वैदिक सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जानकारी के जो स्रोत हैं वो क्या हैं? वेद है। क्या है? इनकी जानकारी के जो स्रोत हैं वो वेद हैं, और वेदों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। क्या होता है? वेदों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। और इन वेदों के निर्माता कौन थे? आर्य थे, जैसा कि कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था। तो हमसे क्या पूछा गया है? वेदों का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ ज्ञान है। वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य थे। दूसरी चीज, यहाँ पे वैदिक सभ्यता एक प्राचीन सभ्यता थी। थोड़ा सा हम लिखेंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे। वैदिक सभ्यता भारत की एक प्राचीन सभ्यता है। जिसके निर्माता आर्य हैं। जिसके निर्माता आर्य थे। इसे वैदिक सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जानकारी के स्रोत वेद हैं। ठीक है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो यहीं पर नोट करके लिखिएगा, वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया वैदिक सभ्यता के जो थोड़ी बहुत जो जरूरी चीजें थे उसके बारे में हमने जाना। उसके पश्चात मैंने आपको थोड़ी चीजें बताई थी कि आर्य एक विशेष जाति से थे। कौन थे? एक विशेष जाति थे, जिसका अर्थ आपसे पूछा जाता है। वैदिक सभ्यता में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? वैदिक सभ्यता में आर्य शब्द बहुत ही प्रमुख है, क्योंकि इसके शब्द का अर्थ आपसे कई बार पूछा गया है। तो इसके शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। क्या होता है? श्रेष्ठ होता है, उत्तम होता है, अभिजात होता है।
श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात, कुलीन तथा उत्कृष्ट होता है। इन सब नामों से आपको इन्हें याद रखना है। और इसके पश्चात हमें एक चीज और याद रखना है कि आर्य शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार किया गया है। तो आर्य शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 33 बार, मतलब 33 बार किया गया है। ठीक है दोस्तों, लिख लीजिएगा। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। इसका शाब्दिक अर्थ डैश करके लिखिएगा, श्रेष्ठ, उत्तम, कुलीन, श्रेष्ठ, उत्तम, कुलीन, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, उत्तम, कुलीन, उत्कृष्ट तथा अभिजात है, ठीक है, लिख लिया। और यहीं पर एक चीज और मैंने क्या बताई कि आर्य शब्द का उल्लेख क्या है, आर्य शब्द का ऋग्वेद में 33 बार, क्या 33 बार उल्लेख किया गया है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया इंपॉर्टेंट बात आर्यों के बारे में कि ये क्या है, इन सब चीजों के बारे में बात की है। दूसरी चीज आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्यों को क्या है, आर्यों को एक जाति कहने वाला व्यक्ति कौन था। क्या पूछा गया है, आर्यों को एक जाति का कहने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो उस व्यक्ति का नाम है मैक्स मूलर। यह क्वेश्चन एसएससी ग्रेजुएट लेवल 2006 में पूछा गया है कि आर्यों को एक जाति कहने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था, तो उसका आंसर है मैक्स मूलर। इस चीज को हमें ध्यान रखना है, तो लिखिएगा आर्यों को एक जाति का कहने वाला प्रथम यूरोपीय मैक्स मूलर था। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, ये जो मैक्स मूलर है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैदिक सभ्यता में। क्योंकि इसने, अभी हम पढ़ेंगे किसके बारे में, आर्य कहाँ के निवासी थे, कहाँ पढ़ेंगे, आर्य कहाँ के निवासी हैं, तो उसमें मैक्स मूलर ने बताया था कि आर्य कहाँ के निवासी हैं, मध्य एशिया के निवासी हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ा सा हम आगे चलेंगे, फिर उसके बाद हम आगे इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि वैदिक सभ्यता कैसी थी, एक ग्रामीण सभ्यता थी। लिख लीजिएगा ये भी, वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है, ग्रामीण सभ्यता थी। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर इतिहास कुछ उल्टा सा प्रतीत होता है। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, इससे पहले हमने किस सभ्यता को पढ़ा, आर्य मतलब कि सैंधव सभ्यता को पढ़ा। और सैंधव सभ्यता में हमने देखा
कि हम कैसा जीवन जी रहे थे, नगरीय जीवन जी रहे हैं। और यहाँ पर हम किस सभ्यता की बात कर रहे हैं, एक ग्रामीण सभ्यता की बात करने जा रहे हैं। देखिएगा दोस्त, अगर आप मान लीजिए आप या तो दिल्ली में रह रहे हो या तो इलाहाबाद में रह रहे हो या आप किसी अपने शहर के मतलब अपने स्टेट के किसी बड़े शहर में रह रहे हो, तो आप देखोगे कि आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ से गांव की तरफ रहने का मन आपका नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे कि आर्य मतलब कि जो सभ्यता होगी पहले कैसी थी, नगरीय थी, फिर कहाँ पे आएंगे, ग्रामीण थी। इसलिए ऐसा भी कहा जा सकता है कि भारत के जो निवासी थे, मतलब कि ये जो इस सभ्यता के निर्माता थे, कुछ उल्टा सा प्रतीत करने वाले थे। क्यों? क्योंकि हम पहले कहाँ रहे थे, मतलब शहर में रहे, फिर कहाँ रहे हैं, गांव में रहने आ रहे हैं, इसलिए ऐसा लगता है। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वैदिक साहित्य, वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया। तो वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है ऋग्वैदिक काल, जिसका टाइम पीरियड है 1500 से 1000 बीसी। क्या है, 1500 से 1000 बीसी। जबकि दूसरा काल जो है उसे कहते हैं उत्तर वैदिक काल। क्या कहते हैं, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का जो समय है, उत्तर वैदिक काल का जो समय है उसका समय 1000 बीसी से 600 बीसी माना जाता है। दूसरी चीज आपसे बात, मतलब ये डिवीजन तो सभी आपको बता देते हैं कि यह डिवीजन है, लेकिन आपको ये जानना है कि यह विभाजन किसने किया था। तो एक व्यक्ति है विंटरनित्ज। कौन है, विंटरनित्ज, जिन्होंने वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा था। तो हम लिखेंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे। लिखिएगा, वैदिक सभ्यता 2 भागों में विभाजित है। 2 भागों में वैदिक सभ्यता को लिखेगा, को 2 भागों में विंटरनित्ज ने बांटा था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन, विंटरनित्ज। इसके बारे में आपसे कोई बात नहीं करता है, यहाँ पे ये जानना जरूरी है। ये क्लास किसकी है, स्पेशल हिस्ट्री की है। ये एसएससी या फिर और कोई क्लास ना है जिसमें इस चीज को नहीं बताया जाएगा, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। और इसने कौन कौन सा भागों में बांटा था, पहला लिखिएगा ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय लिखिएगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करेंगे दूसरे के बारे में। दूसरा जो है उसे कहा जाता है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल का जो समय है उसका समय है 1000 से 600 बीसी या ईसा पूर्व। बीसी लिख लीजिएगा, यहाँ पे ऊपर तो लिखा है ना ये चीज कि इसका मतलब है। और पूरी वैदिक सभ्यता की बात की जाए ये तो इसका टाइम पीरियड है 1500 से 600 बीसी या ईसा पूर्व इसका समय है। इस तरीके से वैदिक सभ्यता का विभाजन किया गया। इसको लेकर मतलब कि वैदिक सभ्यता का विभाजन तो हो गया, फिर बात आती है कि इस सभ्यता के निर्माता कौन थे। क्या पूछा जाता है, इस सभ्यता के निर्माता कौन थे। तो जैसे मैंने बात कर ली, आर्य थे, लेकिन बात की जाएगी कि ये कहाँ के मूल निवासी थे। क्या पूछा जाएगा, यह पूछा जाएगा कि यह कहाँ के निवासी थे। देखिएगा, मैंने आपको बताया था वैदिक सभ्यता क्या है, वैदिक सभ्यता और सैंधव सभ्यता किसके अंतर्गत आते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक एज या आदि इतिहास काल के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे जो साक्ष्य मिले हैं, क्या है, जो साक्ष्य मिले हैं उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। तो क्या पढ़ा नहीं जा सका है, तो होता क्या है कि हम केवल और केवल एक अनुमान व्यक्त करेंगे, वह अनुमान सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो इस चीज को लेकर, आर्यों के मूल निवास को लेकर विद्वानों में या इतिहासकारों में क्या है, मतभेद है। सब ने अपना अपना मत दिया है। कुछ
जो समर्थक हैं वो किसकी बात करते हैं कि आर्य मूलतः भारतीय थे, जबकि कुछ ऐसे लोग हैं जो किसकी बात करेंगे कि आर्य विदेशी हैं। देखिएगा, जो भारत का होगा वो किसकी बात करेगा, वो भारत की बात करेगा कि नहीं वो जो मूल थे वो कहाँ के थे, भारत के, जबकि विदेशी जो होंगे वो कहेंगे कि हमारे यहाँ के वहाँ निवासी रहे हैं। इस तरीके की बात आती है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे फिर बात करेंगे इसके बारे में कि किसने कौन सा तर्क दिया और किसके तर्क को ज्यादा महत्व दिया जाता है। और इसमें हम देखेंगे क्या क्या नाम आए हैं और किन किन बात के बारे में हमसे पूछा गया है और आगे भविष्य में किसके बारे में पूछा जा सकता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। तो हम लिखेंगे पहले तो आर्यों के मूल निवास को लेकर विद्वानों में मतभेद है। ठीक है, यहीं पे और लिखिएगा उनका निवास स्थान स्वदेशी मत के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान डैश करके लिखेगा, मूल निवास स्थान ब्रह्मर्षि देश कामा मध्य देश ब्रह्मदेश मध्य देश तथा सप्त सिंधु प्रदेश तथा एक और नाम आता है सप्त सिंधु प्रदेश के साथ एक नाम कौन आता है, यही नाम है, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा था, तो इन्हीं के साथ ही आता है, मतलब कि आदि इत्यादि। मतलब कि ये जो लोग हैं, मतलब ये स्वदेशी जो मत वाले हैं वो कहेंगे कि आर्यों का जो निवास स्थान था कौन सा था, ब्रह्मर्षि देश, दूसरा मध्य देश और तीसरा सप्त सिंधु प्रदेश इत्यादि। यहीं से आर्यों की उत्पत्ति हुई। जबकि विदेशी या यूरोपीय मत रखने वाले व्यक्ति अपनी बात रखेंगे, वो बताएंगे यहाँ जो आर्य थे वो कहाँ के निवासी थे, हंगरी के निवासी थे, ऑस्ट्रिया के निवासी थे, जर्मनी के निवासी थे, दक्षिणी रूस के निवासी थे इत्यादि की बात करेंगे। तो लिखेगा यहीं पे विदेशी मत के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान ऑस्ट्रिया हंगरी दक्षिणी रूस जर्मनी इत्यादि था। ठीक है, इसमें एक और नाम लिख सकते हैं, इसमें मध्य एशिया, जर्मनी कामा मध्य एशिया दोस्तों इत्यादि। ये तर्क हो जाते हैं। हमें इनमें से
कुछ प्रमुख नामों के बारे में बात करनी है जिन्होंने अपना यह विचार दिया है कि आर्य कहाँ के मूल निवासी थे। सबसे पहले बात करेंगे हम कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के निवासी थे। जहां तक ढेर सारे मत आते हैं, लेकिन क्या होता है, लेकिन मैक्स मूलर क्या है, मैक्स मूलर का जो मत होता है कि आर्य मूलतः कहाँ के निवासी थे, मध्य एशिया के निवासी हैं, उसी को सर्वमान्यता मिल जाती है। क्यों मिल जाती है? क्योंकि एशिया माइनर से क्या है, एशिया माइनर से हमें एक अभिलेख प्राप्त हुआ है और उस अभिलेख का नाम है बोगज कोई अभिलेख। क्या नाम है? बोगज कोई अभिलेख। और उसमें वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य का उल्लेख किया गया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि यहां के जो लोग थे और भारत के जो लोग थे, दोनों में क्या पाई गई है? समानता पाई गई। वहीं दूसरी चीज और देखने को मिलती है कि ईरानी ग्रंथ जैंद अवेस्ता तथा ऋग्वेद में समानता देखने को मिलती है। इस कारण मैक्स मूलर ने ऐसा बताया कि आर्य जो थे वो मूलतः कहां के निवासी थे? मध्य एशिया के निवासी थे। तो हम क्या करेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे, समझ में आया ना दोस्तों कि क्या चीजें हैं। अभी थोड़ा सा और मैं बताता हूं अभिलेख के बारे में। किसके? बोगज कोई अभिलेख के बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा। अभी लिखेगा पहले फिर बताते हैं। मैक्स मूलर के अनुसार, मैक्स नंबर 1 लिखेगा, मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान, आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। क्योंकि मध्य एशिया से प्राप्त एक अभिलेख बोगज कोई में वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है तथा ऋग्वेद तथा ईरानी ग्रंथ जैंद अवेस्ता में, ईरानी ग्रंथ जैंद अवेस्ता में समानता देखी जाती है। समानता पाई जाती है। ठीक है, ये हो गया मुख्य तर्क। और इन्हीं मुख्य तर्कों के आधार पर ही इस चीज को सर्वसम्मति प्राप्त हुई है। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि मैंने बात की किसकी? बोगज कोई अभिलेख के। किसके? बोगज कोई अभिलेख के। बोगज कोई अभिलेख सबसे इंपॉर्टेंट अभिलेख है। ये कह सकते हैं कि सबसे पहले जो पढ़ा गया अभिलेख था
वह कौन सा अभिलेख था? वह था बोगज कोई अभिलेख। कहां से प्राप्त हुआ था? एशिया माइनर से या मध्य एशिया से प्राप्त हुआ था। कहां से? एशिया माइनर या मध्य एशिया से यह प्राप्त हुआ था। इसमें वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य का उल्लेख किया गया। यहां पर एक चीज और ध्यान रखना है कि आपसे ऑप्शन रखता है, क्या है? ऑप्शन रखता है कि इसमें कौन सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन किसका रख देता है? अग्नि को रख देता है। किसको? अग्नि को रख देता है, या फिर वरुण को रख देता है। इस तरीके से आपको क्या करता है? वह फंसाने का कार्य करता है। कैसे भी क्या कर जाए कि मछली फंस जाए और क्वेश्चन क्या हो जाए? गलत हो जाए। तो आपके क्या करना है? इस चीज को बहुत हाईलाइट करके रखना है कि ये चीज पूछी गई है, तो हमें याद रखना है कि ये चीजें यहां पे थी। दूसरी चीज, यह अभिलेख कब का है? 1400 ईसा पूर्व का है। कब का है? 1400 ईसा पूर्व का है। कब का है? 1400 ईसा पूर्व का है। और दूसरी चीज यहीं पर और पूछी गई है, इसमें किसका उल्लेख किया गया? तो इसमें दो समुदाय थे। दो समुदाय थे। वो दो समुदाय थे, हित्ती तथा मितन्नी। कौन थे? हित्ती तथा मितन्नी। दोस्तों, ये होता क्या है कि इन दोनों कबीलों के मध्य क्या है? इन दोनों कबीलों के मध्य क्या होता है? युद्ध होता है। तो इस युद्ध में क्या होती है? एक संधि होती है। क्या होती है? एक संधि होती है। और इस संधि का साक्षी किसे माना जाता है? इन देवताओं को माना जाता है। और इन्हीं देवताओं का मतलब इन्हीं देवताओं को साक्षी मानकर ये दोनों लोग क्या करते हैं? संधि करते हैं कि आइंदा हम यह युद्ध नहीं करेंगे। और यह क्वेश्चन पूछा गया है असिस्टेंट प्रोफेसर में कि इसमें किसका संधि पत्र है? तो हित्ती तथा मितन्नी का संधि पत्र है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया मतलब कि मैक्स मूलर का मत। नेक्स्ट हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, और उसका नाम है बाल गंगाधर तिलक। उनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को हम यहां से तो पढ़ना शुरू करेंगे, मतलब इतिहास यहां से शुरू हो रहा है, यहां से शुरू करेंगे और अंततः मतलब कि जब तक भारत स्वतंत्र नहीं होगा तब तक इनकी चर्चाएं बहुत तगड़े से चलेगी। क्यों? क्योंकि यह एक गरम दल के नेता थे। कौन थे? गरम दल के नेता थे। जब हम कांग्रेस को पढ़ेंगे, किसको? कांग्रेस को पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे कि कांग्रेस दो गुटों में विभाजित थी। एक था गरम दल और एक था नरम दल। और उसी गरम दल के नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। और उन्होंने भी आर्यों के मूल निवास को लेकर अपना मत व्यक्त किया है। वह मानते थे कि आर्यों का जो मूल निवास था वह उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक प्रदेश था। उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक प्रदेश था। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वह ऐसा मानते हैं कि आर्य जहां के निवासी रहे होंगे वहां के जो दिन और रातें थी वह क्या होती थी? बहुत लंबी हुआ करती थी। इसलिए उन्होंने ऐसा तर्क दिया। तो हम थोड़ा सा लिख लेंगे इनके बारे में। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार, बाल गंगाधर 2 पॉइंट लिखेगा, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य उत्तरी ध्रुव ऑब्लिक आर्कटिक प्रदेश के निवासी थे। वहां पर दिन और रातें लंबी हुआ करती थी। हुआ करती हैं। ठीक है, इस वजह से इन्होंने यह चीज कहा था।
इनकी एक बुक है, उसमें कहा था आर्कटिक होम्स करके एक बुक है, उसमें इस चीज़ का विवरण दिया था, लेकिन यह इतनी इंपॉर्टेंट नहीं था। अगर इंपॉर्टेंट होता तो मैं ज़रूर बता देता। अगर किसी को लगे तो यह बुक मैं कमेंट बॉक्स में भी लिख दूंगा, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। दूसरी बात करेंगे हम दयानंद सरस्वती की। किसकी बात करेंगे? दयानंद सरस्वती की। दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज के संस्थापक थे। किसके? आर्य समाज के संस्थापक थे। और यह व्यक्ति मतलब दयानंद सरस्वती जी बताते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत था। क्या था? तिब्बत था। इसका मतलब यह है कि उन्होंने बताया ये था, और इन्होंने ही आधुनिक समय में एक स्टेटमेंट दिया था, और वह स्टेटमेंट था कि वेदों की ओर लौटो। क्या स्टेटमेंट दिया था? वेदों की ओर लौटो। और वेदों की ओर लौटो का मतलब यहां पर दयानंद सरस्वती का या दयानंद सरस्वती जी का यह था कि वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक काल का जो समाज था, ऋग्वैदिक काल का जो समाज था वह समानतापूर्ण व्यवहार था। मतलब समानतापूर्ण समाज था। वहां पर किसी तरीके की कोई तरीके का भेदभाव नहीं देखने को मिलता। जैसे कि मैंने कल वाले लेक्चर में आपसे बात की कि वहां पर ऋग्वैदिक काल में वर्णों का जो विभाजन हुआ है वह किसके आधार पर हुआ था? कर्म के आधार पर हुआ था। तो इस चीज को याद रखेंगे कि दयानंद सरस्वती ने क्या माना है? आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और इन्होंने ही एक स्टेटमेंट दिया था कि हमें वेदों की ओर लौटना चाहिए। तो लिखिएगा, तीसरा पॉइंट लिखिएगा, दयानंद सरस्वती के अनुसार, दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान, आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत था। ठीक है, इन्हीं पे इनका एक नोट करके स्टेटमेंट भी लिख रहे हैं। दयानंद सरस्वती वेदों की ओर लौटो। ठीक है, ये हो गया इनका स्टेटमेंट। और किसने कहा था? दयानंद सरस्वती जी ने। दयानंद सरस्वती। ठीक है, ये हो गया इनका स्टेटमेंट। एक और व्यक्ति है बेनफे। कौन है? बेनफे। उन्होंने, ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया है, ढेर सारे लोगों ने अपने अपने मत दिए हैं, लेकिन मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं जिनको आप में पूछा गया है। और जो ढेर सारे नाम हैं हम उनको क्या करेंगे, एक बॉक्स में आपको दिखा देंगे कि इन लोगों ने अपने मत दिए हैं। आप क्या करिएगा, आपके अनुसार से लगे कि ये इंपॉर्टेंट है तो आप उससे नोट करके लिख लीजिएगा, नहीं तो आप क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट करके उसे रख लीजिएगा। तो लिखिएगा, ये हो गया। नेक्स्ट नाम आता है बेनफे का। किसका? बेनफे का। चौथे नंबर पर बेनफे बताते हैं कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वह कहां पर था? कृष्ण सागर या काला सागर था। और इन्होंने जो स्टेटमेंट जो दिया था इसको लेकर आईएएस में ये क्वेश्चन बन चुका है। तो लिखिएगा, बेनफे के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान काला सागर ऑब्लिक कृष्ण सागर था। ठीक है, ये हो गए इंपॉर्टेंट बातें। एक नाम और आता है,
एक नाम और आता है जिसका नाम है अविनाश चंद्र दास का। किसका? अविनाश चंद्र दास का। उन्होंने बताया कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान तो वह कहाँ था? सप्त सैंधव प्रदेश था। कहाँ था? सप्त सैंधव प्रदेश था। और इनके साथ एक व्यक्ति और है, संपूर्णानंद। तो हम लिखेंगे अविनाश चंद्र, लिखेगा अविनाश चंद्र, अविनाश चंद्र तथा संपूर्णानंद के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान सप्त सैंधव प्रदेश था। सप्त सैंधव प्रदेश था। इसे सप्त सैंधव प्रदेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो सिंधु की सहायक 7 नदियां हैं उसके अनुसार इसे क्या कहा जाता है? सप्त सैंधव प्रदेश। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट जो थे विचारक, इन्होंने या विद्वानों ने अपने अपने मत दिए। लेकिन आपको उन लोगों के बारे में भी जानना है जिन लोगों ने और सारे मत दिए। तो और सारे जो नाम दिए हैं उनके नाम इस प्रकार स्क्रीन पर लिख देखिएगा। गाइल्स ने बताया कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वो क्या था? हंगरी था। उसी तरीके से उसमें दूसरा नाम है पेंका। किसका? पेंका। और उन्होंने बताया कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वो था जर्मन स्कैंडिनेविस। क्या था? स्कैंडिनेविया। तीसरे नंबर पर है गार्डन चाइल्ड। कौन है? गार्डन चाइल्ड। और गार्डन चाइल्ड ने बताया कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वो कहां था? दक्षिणी रूस या दक्षिण रूस था। इसी तरीके से चौथे नंबर पर आप देख रहे होंगे गंगानाथ झा है। कौन है? गंगानाथ झा है। और गंगानाथ झा ने बताया कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? ब्रह्मर्षि देश था। उसके पश्चात एक और नाम है 5वें नंबर पर, राजबली पांडे। किसका नाम है? राजबली पांडे का। और उन्होंने बताया कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वह था मध्य एशिया। इस तरीके से हमने बात की कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वह कहां कहां था और किन किन ने अपना मत दिया। तो हम एक चीज को और ध्यान में रखेंगे, वह ध्यान रखना है क्या? आपसे पूछा गया है कि आर्य जब भारत आए तो उन्होंने सबसे पहले अपना निवास स्थान कहां बनाया? तो उन्हें इसका आंसर क्या होगा? पश्चिमी भारत। क्या है? उत्तर पश्चिमी भारत में उन्होंने सबसे पहला अपना निवास स्थान बनाया। तो यहीं पर लिखेगा आर्यों ने सबसे पहले अपना निवास स्थान सप्त सैंधव प्रदेश को बनाया। सप्त सैंधव प्रदेश को बनाया ऑब्लिक उत्तर पश्चिम भारत को बनाया। ये दोनों चीजें पूछी गई हैं। उत्तर पश्चिम भारत को बनाया। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गए आर्यों के मूल निवास को लेकर बातें। अब हम बात करेंगे वेद के बारे में। किसके बारे में? वेदों के बारे में बात करेंगे। हम क्या करेंगे? एक ग्राफ बनाएंगे और उस ग्राफ में हम लिखेंगे वेद कौन थे, वेद कितने थे? 4 थे। उपवेद कितने थे? 4 थे। और उसमें ब्राह्मण ग्रंथ कौन थे, आर्य ग्रंथ कौन थे और उपनिषद कौन थे? इन सबको एक चार्ट के माध्यम से हम
कल की क्लास में पढ़ेंगे। दोस्तों, इस क्लास को खत्म करने से पहले मैं क्या करूंगा, आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्या करूंगा, 2 क्वेश्चन पूछूंगा जिसके जवाब आपको क्या करने हैं, कमेंट सेक्शन में देने हैं। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, लिखेगा क्वेश्चन लिखेगा। क्वेश्चन है, एक साथ 3 मानव कंकाल कहां पर दफनाए गए थे। ठीक है, ऑप्शन ए पे लिखेगा, A, B, C, D लिखेगा। महदह, दमदमा, सराय नाहर राय तथा बेलन घाटी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, लोहंदा नाला से प्राप्त अस्थि निर्मित मूर्ति किस काल की है। ऑप्शन ए पे लिखेगा, ए पूरा पाषाण काल, दूसरा बी मध्य पाषाण काल, सी नवपाषाण काल, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। ठीक है, ये हो गए आपके लिए कल के क्वेश्चन। और मैं उम्मीद करता हूं जैसे आज आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उसी तरीके से आप कल भी पार्टिसिपेट करेंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर मैं सबसे उम्मीद करता हूं कि आप सही ही देंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।